guys, I hope all of you are doing well. So today we are going to be talking about tort law important cases. So इस क्लास में हम ये एक सीरीज टाइप है, इसमें सारे लॉज के हम important cases करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वीक, सो दैट आपका प्रिपरेशन अच्छे से रहे, आपको केसेस याद हो. केसेस के नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट डेफिनेटली उनका आउटकम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्लैट में क्या होता है, सेम फैक्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर आपको उनको आंसर करना होता है. ऑलराइट, सो लेट अस start with our first class, tort law important cases class 1, and I hope all of you are well, so let's just start it. हेलो गाइस, हेलो, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं. चलिए, मेरा नाम प्रीति भटनागर है. मैंने अपना BLLB एनएलआई भोपाल से कर रखा है. 2019 में मैंने अपना एनएलआई भोपाल से BLLB कंप्लीट किया था. मेरी 339 रैंक थी जब मैंने क्लैट का यूजी का एग्जाम दिया था. फिर मैंने पीजी भी दे दिया तो मेरी उसमें रैंक आई 425. तो मैंने सोचा GNLU गुजरात से अपना LLM कर लेते हैं. मैं एक प्लस सर्टिफाइड एजुकेटर हूँ और मैंने UGC नेट भी क्लियर कर रखा है. लॉ समर कैंप 2 डेज का एक्स्ट्रा वैकेंसा है इंटर स्कूल लर्निंग एंड फन के लिए. मई 27 और 28 को हो रहा है दिल्ली में. तो अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो Day 1 JVSD गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में है. ये सब टाइमिंग्स हैं और ये सब आपकी एक्टिविटीज़ रहेंगी. तो आप अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं और आप इन एक्टिविटीज़ का फन कर सकते हैं. इन एक्टिविटीज़ में आके फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आप चाहें तो स्कैनर दे रखा है, आप इसे स्कैन कर सकते हैं. Day 2 में ये सारी एक्टिविटीज़ रहेंगी अन अकेडमी एक्सपीरियंस टू दिल्ली में. तो आप ये अटेंड करना चाहें तो ये भी अटेंड कर सकते हैं. दोनों डेज आ सकते हैं. फिजिकल नोट्स फॉर क्लैट सब्सक्रिप्शन 6 मंथ्स एंड अबव के लिए फिजिकल नोट्स अवेलेबल है. ये ऑफर जो है वैलिड है May 23 से May 27 तक. अगर आपको मेरे पढ़ाई का साथ अच्छा लगता है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, विच इज कृति B. इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड इट वुड मीन अ लॉट टू मी कि आपने मेरा कोड यूज़ किया है. सो थैंक यू सो मच गाइस अगर आपको मेरे पढ़ाई का साथ अच्छा लगता है तो. और वैसे फिजिकल नोट्स सिर्फ आइकॉनिक के लिए अवेलेबल है बट ये 4 डेज का आपका ऑफर वैलिड है अगर आप लेना चाहें तो. 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन का करंट प्राइस 5000 रुपीज़ है. इसमें अगर आप कृति B कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. इसमें आपको 30 डेडिकेटेड रिविजन आवर्स मिलेंगे और 3 प्रैक्टिस MT आप कर सकते हो. तो इसमें अगर आप कृति B कोड यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो 10% डिस्काउंट के लिए. क्लैट का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कैसे अलग है प्लस से? प्लस में आपको मिल जाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट और क्विजेस मिल जाते हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिल जाते हैं. आइकॉनिक में आपको मिलती है 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, रेज हैंड में प्रायोरिटी मिलती है क्लासेस में. एक बार अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी बैचेस अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं वो सारे के सारे आप एक्सेस कर सकते हो. NLU एसटीएम रिविजन बैच है क्लैट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए एलुमनाई के द्वारा. ये May 20 को शुरू हो रहा है तो अगर आपने कोई इसमें एनरोल कर जाए इसमें एनरोल कर सकता है. NLU रोड मैप एक्सीलेंस बैच है क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए May 20 को शुरू हो रहा है तो आप में से कोई बगैर इसमें एनरोल कर जाए इसमें भी एनरोल कर सकता है. मिशन NLU एक्सीलेंस बैच है क्लैट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए May 25 को शुरू हो रहा है तो आप में से कोई बगैर इसमें एनरोल करना चाहता है तो इसमें भी एनरोल कर सकता है. करंट अफेयर्स की मैराथन है जिसमें स्पेशल क्लास सीरीज है जो कि आप चेक कर सकते हैं अगर आपको अटेंड करनी है. ये क्लासेस देखना है करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो ये फ्री क्लासेस है अनअकैडमी ऐप पे. जो स्पेशल क्लासेस होती है वो फ्री होती है. इसमें राघवेंद्र से क्लास लेने वाले May 26 को, दिवस से लेने वाले May 27 को. तो आप ये अटेंड करना चाहते हो आप कर सकते हैं. स्पेशल क्लास के एनुअल फीचर्स हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है, पोल्स होते हैं, नोट्स के लिए रेस कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, कहीं से कहीं पे भी क्लास एक्सेस कर सकते हो. हेलो जी, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं. क्रिटिकल रीजनिंग क्विज नहीं, सॉरी इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट टॉट लॉ केसेस पार्ट 1. इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ टॉट्स केसेस पार्ट 1 आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों. चलिए, सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगी कि कौन से टॉपिक के अंदर वो केस है वो भी बता दूंगी, टॉपिक क्या कहता है वो भी बता दूंगी, केस क्या कहता है वो भी बता दूंगी और बस हमारी जिंदगी जो है थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल. फर्स्ट प्रिंसिपल इज इंजूरिया साइन डैमनो. ठीक है, ये लैटिन मैक्सिम है. तो जो लॉज होते हैं उसमें बहुत सारी लैटिन मैक्सिम्स यूज होती हैं. क्यों? ताकि जो प्रिंसिपल्स हैं लॉ के वो कॉन्सेप्ट्स में एक जगह एक्सप्लेन हो जाए. तो एक तरीके का जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है इंजूरिया साइन डैमनो. साइन का मतलब होता है विदाउट. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस. साइन मीन्स विदाउट. आप कहीं पे भी साइन वर्ड देखेंगे तो उसका मतलब विदाउट ही होता है लैटिन में. ठीक है, डैमनो का मतलब होता है डैमेज और इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी. सो इंजरी विदाउट डैमेज. ठीक है, सो इंजूरिया साइन डैमनो का क्या मतलब है? इंजरी विदाउट डैमेज. जब मैंने आपको टॉट लॉ पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि टॉट लॉ में ऐसा नहीं होता है कि मुझे चोट लग गई तो मैं सामने वाले के ऊपर टॉट का केस करती हूँ. ठीक है, टॉट लॉ क्या कहता है? टॉट लॉ का मेन पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ टॉट लॉ ऑफ एनी टॉट्स? व्हाट इज द मेन पर्पस गाइस? मतलब टॉट लॉ क्यों बनाया गया था? मतलब व्हाट इज टॉट लॉ? टॉट लॉ इज violation of a legal right. Violation
ऑफ अ लीगल राइट। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब तक आपका लीगल राइट वायलेट नहीं होता है, जब तक कि ऐसा नहीं होता कि कोई लॉ में आपको राइट मिला हुआ है और वो किसी पर्सन ने आपसे छीन लिया, तब तक आप टॉर्ट्स का केस नहीं कर सकते। तो टॉर्ट में कंपलसरी है कि आपका लीगल राइट वायलेट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने राइट टू वोट है, राइट टू लिव है, राइट टू रिलीजन है, कोई भी राइट है, कोई भी राइट जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, बाकी जितने भी राइट्स हैं वो राइट्स जब तक वायलेट नहीं होंगे तब तक आप टॉर्ट्स में केस नहीं कर सकते। तो कभी कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि, लेकिन और डैमेज क्या होता है, डैमेज का मतलब होता है कि आपको क्या चोटें लगी है, मतलब आपको क्या हुआ है, फिजिकली कोई चोट लगी है या आपने कोई फाइनेंशियल लॉस देखा है, मतलब जो भी आपको लॉस हुआ है, डैमेज माने लॉस। तो इंजरी विदाउट डैमेज सॉरी, इंजरी विदाउट डैमेज का मतलब क्या होगा, लीगल इंजरी विदाउट एनी लॉस, मतलब आपको कोई लॉस नहीं हुआ है पर आपको लीगल इंजरी जरूर हुई है। तो मैंने आपको बताया था टॉर्ट लॉ का मतलब क्या होता है, वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट। तो वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट है मतलब कि लीगल इंजरी हुई है। तो ऐसे केसेस जहाँ पे लीगल इंजरी हुई है पर कोई लॉस नहीं हुआ, ऐसे केसेस को हम बोलते हैं इंजूरिया साइन डैमनो, इंजरी विदाउट डैमेज। इसका सबसे ज्यादा फेमस केस है जिसका नाम है एशबी वर्सेस वाइट। एशबी वर्सेस वाइट क्या कहता है, एशबी वर्सेस वाइट कहता है वेदर द प्लेंटिफ अ क्वालिफाइड वोटर विल सक्सीड इन हिज एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट। देखो टॉर्ट लॉ में दो पार्टीज होती है, प्लेंटिफ जो केस फाइल करता है, डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया है। सो इस केस में क्या होता है, एशबी वर्सेस वाइट में एक बंदा है, भाई वो बढ़िया उसकी जिंदगी चल रही है, वो जिंदगी जी रहा है, उसको सब सही चल रहा है। एक दिन वोटिंग डे आता है, ठीक है, वोट करने के लिए जाते हैं, 18 से ऊपर का है, तो उसने सोचा भाई मैं भी अपना देश बदलना चाहता हूँ, वोट करने के लिए जाता हूँ। ठीक है, तो वो एक क्वालिफाइड वोटर है, जो प्लेंटिफ है वो एक वोटर है और वो जाता है वोट करने के लिए। तो क्या होता है, रास्ते में उसको डिफेंडेंट रोक लेता है, एक दूसरा आदमी है जो एक ऑफिसर है वो उसको रोक लेता है कि भाई तुम वोट करने नहीं जा सकते, तुम्हारे पास कुछ तुम, मुझे लगता है तुम्हें शक्ल देख के नहीं लग रहा कि तुम्हें वोट करना चाहिए, मतलब फॉर नो रीजन व्हाटसोएवर उसने उसको वोट नहीं करने दिया पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। ठीक है ना, व्हाट हैपेंस इज दैट ये जो बंदा है जो वोट करने के लिए गया था, इसने केस फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट, उस ऑफिसर के अगेंस्ट कि इन्होंने मेरा लीगल राइट वायलेट किया है, तो इनको मुझे टॉर्ट्स में कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। अब जो वो रिटर्निंग ऑफिसर है वो ये बोलते हैं कि भाई हेलो एक्सक्यूज मी मिस्टर ब्रदर, आपका लीगल राइट वायलेट हो रहा है, आपको कोई डैमेज ही नहीं हुआ, मेरी वजह से आपको कोई भी डैमेज नहीं हुआ है भाई, ना मैंने आपको हाथ लगाया, ना मैंने आपको छुआ, मैंने तो बस आपको रोका है, आप पेड़ की छाया के नीचे खड़े हुए थे, आपको तो सनबर्न भी नहीं हुआ, आप जिसको वोट करना चाहते थे वो बंदा भी जीत गया, आप जो है जल्दी घर पहुंच गए, आपको भीड़ की लाइन में भी नहीं लगना पड़ा, बल्कि आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने आपका फायदा करा दिया है। ठीक है, तो ये सब रिटर्निंग ऑफिसर बोल रहे हैं कि आपको कोई डैमेज नहीं हुआ है पर से, इसलिए आप मेरे अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने ये बोला कि देखो हम मानते हैं उसका कोई डैमेज नहीं हुआ है, वो जिसको वोट करना चाहता था वो बंदा जीत गया, वो जो चाहता था उसको वो चीज़ मिली, उसको किसी ने कोई मारा पीटी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तो उसको ऐसा कोई लॉस नहीं हुआ है, उसको कोई फिजिकल लॉस नहीं हुआ है, फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है, उसने कुछ भी डैमेज नहीं देखा है। बट एक्सक्यूज मी मिस्टर, ये हमारी कंट्री का लीगल राइट है जिसको बोलते हैं राइट टू वोट, और आपने उसका, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, आपने उसका ये लीगल राइट वायलेट किया है, आपने उससे ये राइट छीन लिया है, और इसी वजह से ध्यान से देखिए इनकी शक्ल रिटर्निंग ऑफिसर की, ये रिटर्निंग ऑफिसर लायबल होंगे। सो by virtue of the principle of injuria sine damno, it was said that the defendant will be liable even though there is no damage, he will still be liable because he violated the legal right to vote of the plaintiff. And tort law कहता है violation of a legal right है तो हम केस कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसलिए क्योंकि लीगल राइट वायलेट हुआ तो केस कर सकते हो। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका कोई डैमेज नहीं हो रहा है बट फिर भी आपको लीगल इंजरी हो रही है, तो आप टॉर्ट्स में केस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी ना एक उल्टी चीज आती है, इसका एक उल्टा मैक्सिम है जिसका नाम है डैमनम साइन इंजूरिया, डैमनम साइन इंजूरिया। ठीक है, वो अक्षय कुमार वाला मीम नहीं है, या दैट वन। तो डैमनम साइन इंजूरिया क्या कहता है दोस्तों, डैमनम साइन इंजूरिया कहता है डैमेज विदाउट इंजरी। ठीक है, डैमेज
विदाउट इंजरी। अब जैसे कभी कभी होता है कि आपकी लीगल राइट वायलेट हुआ है पर कभी कोई डैमेज नहीं हुआ, तो वैसे ही ये भी पॉसिबल है कि आपका डैमेज हुआ हो, आपको किसी प्रकार का लॉस हुआ हो, बट आपका कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा। और मैंने आपको बताया कि भाई बिना लीगल राइट वायलेट हुए तो देखिए हम तो किसी की सुनते भी नहीं हैं। आप हैंग ऑन, हु आर यू, व्हाट यू डूइंग, टाटा बाय बाय, टेक केयर। सो इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है बट आपको लॉस हो रहा है, तो इस केस में कोर्ट बोलता है कि नो कॉम्पेंसेशन विल बी गिवन, आपको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, नेवर सी यू अगेन, आपको हम कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसका फेमस केस है जिसका नाम है ग्लूकोस्टर ग्रामर केस, ग्लूकोस्टर ग्रामर केस, ये भी बढ़िया चीज़ है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है ग्लूकोस्टर ग्रामर केस में, जैसे एक्स एक पर्सन है, एक्स ने एक बढ़िया सा अपना स्कूल खोल लिया, उसको पैसे मिल रहा है, मनी मनी, ऑल लाइफ इज सेट, सब सही चल रहा था। अब क्या होता है कि एक्स ने जहाँ पे स्कूल खोला है उसकी सामने वाली लेन में वाई स्कूल खोल लेता है, ठीक है, और उसकी फीस कम है, वाई की फीस कम है, एक्स की फीस है 10,000 पर मंथ, वाई की फीस है 5,000 पर मंथ। अब भाई सारे बच्चों के माँ बाप को पता चलता है कि वो व्हाट इज दिस रिवॉल्यूशन, हाँ नया स्कूल आया, 5,000 रुपये फीस है, बच्चों को उधर भेजो। तो एक्स के स्कूल के सारे बच्चे वाई के स्कूल में चले जाते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, भाई एक्स का दिमाग खराब हो जाता है कि मेरे को तो बहुत लॉस हो गया, मेरे को तो बहुत फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो वो सिविल कोर्ट में सूट फाइल करता है टॉट की कि मेरा लीगल राइट वायलेट हो रहा है, मेरा टॉट में कॉम्पेंसेशन देगा वाई को मुझे कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि भाई वाई आपको किस बात का कॉम्पेंसेशन देगा। टॉट लॉ क्या कहता है कि लीगल राइट के वायलेशन पे ही सिर्फ और सिर्फ कॉम्पेंसेशन मिलेगा, एंड आपका तो कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है माय फ्रेंड। आपके पास जितना राइट है स्कूल खोलने का उतना ही राइट वाई के पास है स्कूल खोलने का। तो कोई अगर दो दुकानें आमने सामने हो जाती हैं या दो स्कूल्स आमने सामने हो जाते हैं या दो कोई भी चीज़ आमने सामने हो जाती है, सेम प्रोडक्ट बेच रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सामने वाले को मना कर दो कि नहीं नहीं तुम ये नहीं बेच सकते, बिकॉज इट इज़ देयर लीगल राइट एंड इट इज़ योर लीगल राइट। और उनकी सेम चीज़ की दुकान खोल देने से सामने आपका लीगल राइट तो वायलेट नहीं हो सकता ना, या मतलब आपके कोई राइट्स तो कम नहीं हो रहे ना। लॉ आपको ये राइट तो नहीं देता कि एक ही जगह पे दो सेम चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो इसलिए आपको कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है, ठीक है। सो एक प्रिंसिपल है इंजूरिया साइन डैमनो, जो ये कहता है कि इंजरी विदाउट डैमेज, आपको अगर लीगल इंजरी हुई है पर डैमेज नहीं हुआ तो फिर डिफेंडेंट लायबल होगा। और दूसरा प्रिंसिपल है डैमनम साइन इंजूरिया, जो ये कहता है कि डैमेज विदाउट इंजरी, जहां आपको डैमेज हुआ है, कोई लॉस हुआ है फिजिकल फाइनेंशियल फलाना ठिकाना, लेकिन आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ, तो कोर्ट आपको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिला सकता, क्योंकि टॉर्ट में केस तभी कर सकते हो जब तक कि लीगल राइट वायलेट हो रहा है, ठीक है। ओवर खूब, वेरी गुड गाइस। चलिए कमिंग टू द सेकंड प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल क्या है दोस्तों? सेकंड प्रिंसिपल बात करता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु ब्रिंग्स अपॉन हिज लैंड, अपॉन हिज लैंड, अपने लैंड पे अगर वो कोई भी डेंजरस थिंग लेके आता है, डेंजरस थिंग मतलब जिससे कि लोगों को चोटें लग सकती हैं, ठीक है, एक्सप्लोजिव्स रखना, केमिकल्स रखना, जानवर रखना खूंखार वाले, ये सब चीज़ें, हु ब्रिंग्स अपॉन हिज लैंड डेंजरस थिंग एंड दैट थिंग एस्केप्स, और वो जो थिंग है वो एस्केप हो जाती है, एस्केप मतलब छूट जाती है, कहीं टाटा बाय बाय टेक केयर हो जाती है, तो जो पर्सन ऐसी डेंजरस थिंग को अपने लैंड पे लेके आया था, उससे अगर किसी को इंजरी हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है, डैमेज हो जाता है, तो दिस पर्सन जो अपने लैंड पे डेंजरस थिंग लेके आया था, ही विल बी लायबल टू दैट पर्सन टू हुम इंजरी इज कॉस्ट। अरे वाह क्या बात है, इतना आसान सा प्रिंसिपल था ये तो। अगर कोई आदमी अपने घर पे मतलब अपने लैंड पे ऐसी कोई भी चीज़ लाएगा जो कि डेंजरस है दोस्तों,
और वो थिंग जो है एस्केप कर जाएगी और एस्केप करके सामने वाले पर्सन को चोट पहुंचा देती है, तो फिर दोस्तों जो लैंड पे अपना डरावनी चीज लेके आया था, डरावनी मतलब डेंजरस थिंग लेके आया था, वो लायबल होगा। ठीक है, इसका बहुत ही ज्यादा फेमस केस है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में क्या हुआ था, इस केस में एक आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है, ये उसका घर है, इसके घर के बाहर यहाँ पे एक क्या है, उसने कुछ वहाँ पे क्या कहते हैं डिग कर रखा है पानी स्टोर करने के लिए। ठीक है, वाटर स्टोरेज के लिए उसने वहाँ पे कुछ अपने वो बना रखे हैं, क्या कहते हैं मतलब पूरा डिग कर देते हैं ना ताकि वहाँ पे हम पानी इकट्ठा कर ले, तो उसने वाटर स्टोरेज के लिए वो बना लिया। अब क्या होता है कि जो बंदा कंस्ट्रक्शन कर रहा था उसको ये नहीं पता था कि नीचे जब वो डिग कर रहा है तो उसमें वाटर शाफ्ट्स है, मतलब कुछ शाफ्ट्स थी, जो शाफ्ट्स जब उसमें पानी भर दिया वो तब तो उसको दिखी नहीं तो कुछ दिक्कत नहीं थी, अब वो बिल्कुल नीचे तक उसको डिग कर चुका था और बिल्कुल शाफ्ट यहाँ पे है और यहाँ तक उसने डिग कर दिया है। अब क्या होता है जब इसमें पानी भरता है तो पानी इतना सारा है कि उसके बहाव से वो नीचे हो जाता है और वो शाफ्ट जो है टूट जाती है, और वो जो शाफ्ट थी वो उसके नेबर के घर तक जाती थी। ठीक है, जो ये नेबर का घर है मान लेते हैं, अब इस नेबर के घर में क्या होता है, शाफ्ट टूट गई तो उससे सारा पानी जो है सीप करके सीधा का सीधा नेबर के घर में पहुंच गया। इसकी जिंदगी का समुंदर आज ही बन चुका है दोस्तों, ये इसकी जिंदगी का समुंदर बनता जा रहा है। तो इसके घर में खूब पानी भर जाता है, अलग लेवल पानी भर जाता है, और ये मतलब, और इसकी यहाँ पे कोल माइंस थी, ये कोल माइंस का बिजनेस करता था, तो इसकी कोल माइंस में भी पानी भर जाता है तो इसका पूरा का पूरा बिजनेस ठप पड़ जाता है क्योंकि पानी भर गया। अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो नेबर है ही फाइल्स अ केस अगेंस्ट दिस पर्सन, ये इस पर्सन के अगेंस्ट केस करता है, ये प्लेंटिफ है जिसका घर था, जिसके घर का पानी जो है पूरा का पूरा वहां से वो शाफ्ट टूट गया तो वो पानी भर गया उस नेबर के घर में, तो प्लेंटिफ के अगेंस्ट केस किया। तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने ये बोला कि ये जो पर्टिकुलर प्लेंटिफ है जिसके घर में उसने इतना इकट्ठा करके पानी रखा था, पहला क्वेश्चन तो ये था कि क्या इतना सारा पानी डेंजरस थिंग है, तो कोर्ट ने बोला हाँ, एक्सेस अमाउंट में कोई भी चीज होती है, फायर वाटर एनीथिंग, इट इज गोइंग टू बी डेंजरस, तो डेंजरस थिंग है। और क्योंकि ये डेंजरस थिंग है और ये डेंजरस थिंग क्या कर गई, ये डेंजरस थिंग कर गई एस्केप, किसी और के घर में चली गई, तो एस्केप, एस्केप का मतलब क्या होता है, किसी और के घर में चले जाना, किसी और के एरिया में चले जाना, आपके घर से बाहर निकल जाना, बेसिकली आपके लैंड से बाहर हो गया। ठीक है, और क्या प्लेंटिफ ने अपने लैंड पे एक डेंजरस थिंग रखी थी, यस बिल्कुल रखी थी। सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस द कोर्ट सेड दैट, और क्या उसकी वजह से इंजरी हुआ नेबर को, हाँ बिल्कुल इंजरी भी हुआ है। सो यहाँ पे द कोर्ट सेज दैट देन द डिफेंडेंट इज गोइंग टू बी लायबल। ठीक है, जो डिफेंडेंट, सॉरी ये डिफेंडेंट है, उप्स आई अपोलोजाइज गाइस, ये जो बंदा है जिसके घर से पानी का पूरा बहाव दूसरे के घर में चला गया है वो बंदा डिफेंडेंट है। आई अपोलोजाइज, सॉरी। सो डिफेंडेंट जो है, डिफेंडेंट विल बी हेल्ड एज लायबल। तो ये जो आदमी है जिसके घर में ये पानी रखा हुआ था वो बंदा लायबल होगा क्योंकि उसने अपने घर पे डेंजरस थिंग रखी जो एस्केप कर गई, जिसकी वजह से इंजरी कॉज हो गई प्लेंटिफ को, जो नेबर था, नेबर विल बी द प्लेंटिफ। ठीक है, सॉरी। सो इट वॉज हेल्ड दैट इफ अ पर्सन brings something on his land which is likely to do mischief if it escapes, अगर कोई भी बंदा अपने लैंड पे कुछ भी लेके आता है जो मिसचीफ करेगा, मिसचीफ मतलब कुछ ना कुछ चोटें पहुंचाएगा लोगों को, अगर एस्केप कर जाए तो वो अपने ओन पेरिल पे करता है, मतलब अपनी खुद की रिस्क पे करता है, रिस्क खुद का है उसका और उसको उसका भुगतान भरना पड़ेगा अगर वो चीज़ एस्केप करके किसी को इंजरी कर जाती है। सच अ पर्सन ओज एन एब्सोल्यूट लायबिलिटी टू कीप द पोटेंशियली डेंजरस थिंग इन हिज लैंड। उसकी भाई उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो अपने लैंड में रखे ऐसी चीज़ को, और अगर वो फेल कर जाता है ऐसा करने से ही विल बी लायबल फॉर ऑल नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज, वो लायबल होगा जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वाटर स्टोरेज में से सारा वाटर निकल गया तो वो वाटर दूसरे के लैंड को फ्लड ही कर देगा, तो ही विल बी लायबल, प्लेंटिफ विल बी लायबल। तो कोई भी बंदा अपने लैंड पे कोई
कोई डेंजरस थिंग लेके आता है और वो थिंग एस्केप कर जाती है, इंजरी कॉज कर जाती है, तो डिफेंडेंट लायबल होता है उस प्लेंटिफ को जिसको इंजरी कॉज की है। इसे बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक है, इसके 5 एक्सेप्शंस हैं। देयर आर 5 एक्सेप्शंस जहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आप लायबल नहीं होंगे, इवन दो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के सारे एसेंशियल्स फुलफिल होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हमेशा लायबिलिटी नहीं बन पाती, क्योंकि उसके 5 एक्सेप्शंस हैं। जैसे पहला तो एक्ट ऑफ गॉड ही है कि अगर कोई भी आपदा आ जाती है और आपके लैंड पे कुछ डेंजरस था, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड आ गई, आपने अपने लैंड पे एक्सप्लोजिव रख रखे थे और वो कहीं से आग लग गई और वो फट गए और वो दूसरों के घर में जाके पड़ गए, दूसरों का घर जल गया, आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में लायबल नहीं होगे क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, सो इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में जब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हम अप्लाई करने लग गए तो ऐसे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो कुछ ना कुछ एक्सप्लोजिव्स कर देती थी, कुछ ना कुछ खराब कर देती थी, किसी और पर्सन के घरों में नुकसान कर देती थी क्योंकि उनके लैंड पे डेंजरस थिंग होती थी, पर वो लायबिलिटी से बच जाती थी क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के 5 एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। तो इंडिया में एक नई लायबिलिटी का बर्थ हुआ, मतलब हमारी कंट्री ने इसे डेवलप किया, विच इज नोन एज एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी को डेवलप किया गया था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जो कि रिलेटेड था ओलियम गैस लीकेज केस से। ओलियम गैस लीकेज केस, दिल्ली में एक प्लांट था जहां से ओलियम गैस लीक हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उनको बीमारियां हो गई थी, कुछ की डेथ हो गई थी और बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी में जब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस गया, तो कोर्ट ने ये बोला कि हम यहाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बच जाएंगे, ये बोलेंगे एक्ट ऑफ गॉड था, हमारी गलती नहीं थी, हमें पता नहीं चला और वो एस्केप कर गई, सॉरी टाटा बाय बाय, हम लायबल नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम एक नया प्रिंसिपल लेके आते हैं विच इज नोन एज एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी ये कहता है कि पहली चीज तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगेगी बट विदाउट एक्सेप्शंस, आपको कोई एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगे। एब्सोल्यूट लायबिलिटी ये कहता है कि अगर आप अपने लैंड पे कोई भी डेंजरस थिंग रखते हो, ऐसी चीज रखते हो जो इनहेरेंटली डेंजरस है, आपको पता है कि उससे किसी और को लॉस हो सकता है और वो थिंग की वजह से किसी को भी इंजरी कॉज हो जाती है, एनी पर्सन हु सफर्स फ्रॉम दैट डेंजरस थिंग एंड हैज इंजरी, यू विल बी लायबल। आप लायबल हो गए, आप ये नहीं कह सकते कि अरे एस्केप नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना ढिकाना ढिमकाना, एक्सेप्शन में केस फॉल कर रहा है, हम लायबल नहीं होंगे। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई एक बात बताओ आप मेरे को कि ऐसे तो आप कभी लायबल ही नहीं हो पाओगे, ऐसे तो इंडस्ट्रीज जो है खराब करती रहेंगी, लोगों के घर उजाड़ती रहेंगी और कभी लायबल ही नहीं होंगी। और तुम क्यों लाए थे डेंजरस थिंग अपने लैंड पे? प्लेंटिफ की क्या गलती है इसमें? जिसके साथ बुरा हो गया उसकी क्या गलती है? उस बेचारे ने क्या किया है, वो क्यों भुगते? तो उसको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ये कहते हैं कि अगर आपके लैंड पे कोई डेंजरस थिंग है, वो एस्केप करेगी, इंजरी कॉज करेगी तो लायबल होगे, पर 5 केसेस में फिर भी लायबल नहीं होगी, 5 एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। एब्सोल्यूट लायबिलिटी ये कहती है कि आप हमेशा लायबल होगे अगर आप अपने लैंड पे कोई भी डेंजरस थिंग लेके आते हो और उससे किसी और को चोट पहुंचती है तो, क्योंकि आपकी 100% ऑब्लिगेशन होनी चाहिए ये ध्यान रखने की कि आप कोई चीज़ डेंजरस लाए हैं तो दूसरे लोग आपकी वजह से परेशान हो सकते हैं, और आप ये ध्यान रखें कि ऐसा हमें नहीं करना है, दूसरों को इंजरी कॉज नहीं करनी है क्योंकि उनकी गलती नहीं है जो आपके घर के आसपास लोग रह रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी गाइस। और इस केस में एब्सोल्यूट लायबिलिटी MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में जो प्लेंटिफ थे, जो विक्टिम्स थे ओलियम गैस लीकेज केस के, उनको कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, थैंक यू सो मच। ये सारे केसेस हम उस क्लास में करते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक यू। और अगर आप मुझे कोई भी अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, मेरे पढ़ाई का स्टाइल अच्छा लगता है और सारी क्लासेस अटेंड करना चाहता है, मॉक्स देना चाहता है, ई नोट्स प्रेफर करना चाहता है, तो आप कृति कोड यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।